नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार झारखंड की हर वो बड़ी खबर, उसके मायने आप देखने वाले हैं इस आधे घंटे के दौरान। लेकिन सबसे पहले 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी होगी ये समझना जरूरी है। खबर यह कि महागठबंधन सरकार में अपराध बढ़े हैं, ये सवाल का निशान इसके साथ, क्या ये जज करना आपको है। समझिए कैसे बढ़ सकती है लालू प्रसाद की मुश्किल। दूसरी खबर होगी, तीसरी खबर शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी का संदेश क्या मायने रखता है, और इधर कट्टरपंथियों की धमकी के मायने को भी समझना होगा। इधर मौत वाले कुएं की कहानी को भी हम बताएंगे, उसके मायने समझाएंगे। ये सारी खबरें तो हम आपको दिखाएंगे ही, इसके मतलब भी समझाएंगे। लेकिन आज सबसे पहले देख लीजिए आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर। तो चंद्रयान 3 ने शुक्रवार को एक और पड़ाव पार कर लिया है। लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डिबूस्टिंग ऑपरेशन किया और चंद्रयान चांद के काफी करीब पहुंच गया है। उसकी तरफ से भी चांद की जो दुर्लभ तस्वीरें जो भेजी गई हैं बेहद खूबसूरत हैं और चांद की तस्वीर देखकर हर कोई रोमांचित है। इसरो ने चांद की तस्वीर शेयर की है। 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग हो जाएगी। ये तस्वीरें चांद की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सियासी घमासान जारी है। पहले समस्तीपुर में दारोगा की हत्या, अब अररिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या, और लगातार हो रही वारदातों ने शासन और प्रशासन पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वहीं मुख्यमंत्री ने जांच का आदेश दिया है। घटना कितना कम है, जरा फिगर तो देखिए। सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। गुरुवार को दिल्ली से पटना लौटने के बाद हवाई अड्डे पर उतरते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कानून व्यवस्था पर सवाल किया गया। सीएम ने ठोक कर जवाब दिया और शुक्रवार की सुबह अररिया में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार विमल यादव की हत्या से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। नीतीश कुमार जी आराम से दिल्ली और बॉम्बे घूम रहे हैं और बिहार में उनको अपराध दिखता ही नहीं। एक नया चश्मा उनको हम लोग को देना पड़ेगा। विपक्ष के हमले पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी के नेता ऐसे ही बोलते रहते हैं। बीजेपी कह रही है कि जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है अभी, और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने का काम ही है बिहार को बदनाम करना। पत्रकार विमल यादव की हत्या पर भले सियासत हो रही हो, पर जो सवाल उठ रहे हैं वो काफी अहम है और न्यूज 18 अररिया प्रशासन से सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि पत्रकार विमल यादव को मिल रही धमकी के बावजूद सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। सुपौल जेल में बंद अपराधी रुपेश यादव गवाही देने से कैसे मना कर सकता है। विमल यादव ने हथियार के लिए आवेदन भी दिया था, फिर कोताही क्यों बरती गई। यही नहीं, 14 अगस्त की रात अपराधियों ने समस्तीपुर में दारोगा नंदकिशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी, तो शुक्रवार को अररिया के दैनिक अखबार के पत्रकार का मर्डर कर दिया गया। दारोगा के बाद पत्रकार की हत्या ने शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश और पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट। चलिए समझना यह है कि क्या महागठबंधन सरकार में अपराध बढ़े हैं। 14 अगस्त की रात अपराधियों ने समस्तीपुर में दारोगा नंदकिशोर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। 18 अगस्त को अररिया के दैनिक अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या हो गई। बीजेपी नेताओं का यहां तक दावा है कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। अपने दावे को साबित करने के लिए कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कुछ आंकड़े भी जारी किए थे, और ये आंकड़े महागठबंधन सरकार के कार्यकाल 9 अगस्त 2022 से 20 अप्रैल 2023 तक के हैं। नित्यानंद राय की माने तो 9 महीनों में 4848 अपराध की घटनाएं हुई। 9 महीनों में हत्या की जो घटना थी 2070 घटनाएं घटी हैं। 9 महीनों में रेप के 345 मामले दर्ज किए गए। 9 महीनों में अपहरण के 144 केस दर्ज हुए। 9 महीनों में हत्या के प्रयास के 700 प्रयास हुए।
तो अब जरा एनडीए और महागठबंधन सरकार के दौरान अपराध के आंकड़ों पर अगर नजर डालिए तो एनडीए सरकार में अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक 701 हत्या की घटनाएं हुई। वहीं महागठबंधन सरकार में अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक 704 हत्या की घटनाएं हुई। एनडीए सरकार में अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक 365 रेप की घटनाएं हुई। वहीं महागठबंधन सरकार में अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक 502 रेप की घटनाएं हुई। इसी समय के दौरान एनडीए सरकार में 53 डकैती की घटना भी थी और महागठबंधन सरकार में डकैती की घटनाएं 73 हो गई। तो इन्हीं आंकड़ों के सहारे बीजेपी महागठबंधन सरकार पर निशाना साध रही है। आगे बढ़ते हैं। चारा घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया। 25 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है और अगर जमानत रद्द हुई तो लालू को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत को रद्द करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। अब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है। सीबीआई ने याचिका में कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट की जमानत के आदेश का आधार गलत है। लालू यादव ने सजा के मुताबिक समय जेल में नहीं बिताया है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि लालू प्रसाद पहले ही सजा का आधा हिस्सा काट चुके हैं, जिसको आधार बनाते हुए मेडिकल ग्राउंड पर 30 अप्रैल 2022 को लालू प्रसाद को जमानत दे दी गई थी। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। लालू प्रसाद के छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आ रहा है, अब ये सब चलता रहेगा। प्रयास तो अब चलता ही रहेगा ना चुनाव तक। हमने पहले भी कहा था सबसे ज्यादा भय जो है लोगों को बिहार से लग रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब है क्या? तो कोर्ट की बात है तो कोर्ट में हम लोग अपने पक्ष रखेंगे और होना कुछ है नहीं। इन लोगों से ना कोई डरता है, ना कोई झुकने का। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का कहना है कि लालू जी स्वास्थ्य मामले पर जमानत में हैं। एजेंसियों को लगता है कि मामले का रिव्यू होना चाहिए, वो अपील करती है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और अगर कोई बात है तो लालू जी को कोर्ट के सामने रखना चाहिए। और जिन मामलों में उनको जमानत मिली है उसका रिव्यू हो रहा है, ये सामान्य सी बात है, न्यायिक प्रक्रिया है। और लालू जी को अगर सीबीआई के खिलाफ या किसी एजेंसीज के खिलाफ या अपने पक्ष में कोई बात है, कोई तथ्य है, तो निश्चित तौर पर उनको कोर्ट पर रखना चाहिए। आपको बताएं कि लालू करीब 3 साल तक रांची के जेल में रहे और आधी सजा पूरी करने के बाद मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिली थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर के मायने समझाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि कब कब लालू प्रसाद जेल गए। पहली बार 30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद जेल गए। दूसरी बार 28 अक्टूबर 1998 को 73 दिन के लिए लालू प्रसाद जेल गए। तीसरी बार 5 अप्रैल 2000 को 11 दिन के लिए लालू प्रसाद जेल गए। इसी तरह चौथी बार 28 नवंबर 2000 को 1 दिन के लिए लालू प्रसाद जेल गए। पांचवी बार 3 अक्टूबर 2014 जब 70 दिनों की जेल हुई लालू प्रसाद को। छठी बार 23 दिसंबर 2017 को लालू प्रसाद जेल गए। अब यह जान लीजिए कि लालू प्रसाद पर चारा घोटाले के कौन कौन से आरोप हैं, उनमें कितनी सजा मिली। चाईबासा ट्रेजरी केस तकरीबन 37 करोड़ 7 लाख करोड़ की अवैध निकासी का उनके ऊपर आरोप था। लालू प्रसाद को 5 साल की इस पर सजा हुई। इसी तरह से देवघर ट्रेजरी में भी 84 लाख से अधिक की अवैध निकासी का आरोप उनके ऊपर है। लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा हुई। चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा मामला जो था वो 33 करोड़ से अधिक की राशि अवैध निकासी का था। लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई। दुमका ट्रेजरी मामले में 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी का उनके ऊपर आरोप और 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई। तो कैसे लालू प्रसाद की मुश्किल बढ़ सकती है, जानना जरूरी है। लालू प्रसाद चारा घोटाले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। लालू प्रसाद को काफी समय से जेल में रहना पड़ा था और लालू प्रसाद को मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल मिली थी। चूंकि लालू प्रसाद को कई गंभीर बीमारियां हैं, कुछ दिन पहले लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है,
तो समझना यह है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने की मांग की है और सीबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। अब लालू प्रसाद की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद की याचिका रद्द कर देती है तो उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि वो किडनी जैसी बीमारी से परेशान है और ऐसे में अगर जेल जाना पड़ गया तो काफी मुश्किल होगी। आगे बढ़ते खबरों में, बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को होने वाली है। शिक्षक बहाली को लेकर होने वाली बीपीएससी की परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी की ओर से कई राहत वाली खबर सामने आई। राहत वाली बात ये कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं करेगा। आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा में किसी भी पात्रता की जांच आयोग फिलहाल नहीं करेगा और बीएड अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को इन सब बातों की जानकारी दी है। जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद के मुताबिक बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन अपनी निर्धारित तिथि यानी 24, 25 और 26 अगस्त को होगी। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। हमारी परीक्षा नियत समय पर होगी और इसमें जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड मिला है वो सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। यानी तारीख से लेकर नेगेटिव मार्किंग और फिर बीएड अभ्यर्थियों के कंफ्यूजन को बीपीएससी ने दूर करने की कोशिश की है। ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है। इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीजों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है, तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ये फैसला दिया है कि अब केवल बीटीएस डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में पात्र होंगे। लेवल 1 यानी पहली से 5वीं कक्षा तक में बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में देश भर के बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये एक बड़ा झटका है। हालांकि बीपीएससी चेयरमैन के मुताबिक 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले एनसीटीआई की गाइडलाइन प्रभावी थी, यानी जो लोग इस गाइडलाइन के तहत नौकरी पा लिए और जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया उन्हें मौका दिया जाएगा। बाद में क्या कुछ होता है ये सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी का संदेश को जरा समझिए। बीपीएससी के जरिए शिक्षकों की बहाली होनी है। 1,70,000 पदों पर 24, 25 और 26 अगस्त को परीक्षा होगी। 8,50,000 के करीब रजिस्ट्रेशन किया गया था, लेकिन फाइल आवेदन 7,92,000 के करीब है। चूंकि पहली बार बीपीएससी के जरिए शिक्षक बहाली हो रही थी तो छात्रों में कंफ्यूजन था, लेकिन बीपीएससी ने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। बीपीएससी के मुताबिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पात्रता की जांच अभी नहीं होगी, यानी कि आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो बीएड अभ्यर्थी संशय में थे वो निश्चिंत हो जाएं, उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। रांची की मॉडल सना परवीन को हिंदू युवक को बर्थडे विश करना महंगा पड़ गया। फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से न सिर्फ रेप की बल्कि जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। हैप्पी बर्थडे कहा तो मिली धमकी, सोशल मीडिया से रेप की धमकी। क्या गुनाह है हिंदू युवक से दोस्ती? आखिर कौन है इस्लाम धर्म के ये ठेकेदार? ये कहानी है रांची की मॉडल सना परवीन की, जो इन दिनों मुंबई में रहकर मॉडलिंग करती हैं। उसने अपने हिंदू मित्र को बर्थडे पर विश क्या किया, इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों के निशाने पर आ गई। एक साथ 40 इंस्टाग्राम हैंडल से युवती को न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी गई, बल्कि भद्दी भद्दी गालियां दी गई, दुष्कर्म तक करने की धमकी दे डाली।
रांची बेस्ड मॉडल ने सोशल मीडिया पर अपने एक हिंदू दोस्त को केवल हैप्पी बर्थडे का मैसेज किया था, जिसके बाद कई मुस्लिम संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। सीधे सीधे बर्थडे विश करने पर सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, उन्हें ट्रोल किया गया है, उन्हें काफिर बुलाया जा रहा है। बता दें कि इस्लाम खराब करने का आरोप इस पीड़िता पर लगाया गया है, जहां पर उनके परिवार समेत कई सदस्यों की तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई है और उस पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। बड़ा सवाल ये कि सिर्फ बर्थडे विश करने पर धमकी क्यों दी जा रही है? क्या दोस्ती को किसी धर्म के दायरे में बांधा जा सकता है? सना को काफिर बुलाने का हक किसने दिया? दोस्ती को धर्म के दायरे में बांधने वाला इस्लाम धर्म का ये ठेकेदार आखिर कौन है? क्या हिंदू युवक से दोस्ती करना कोई गुनाह है? सना परवीन की एडिटेड फोटो वायरल करने वाले अबू तल्लाह पर आखिर कब होगी कार्रवाई? वो रोज कर रहा है सारी लड़कियों के साथ भगवा लव ट्रैप एंड पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कुछ लोगों के न्यूड्स तक वायरल कर दे रहा है। मुझे मेरे खुद फोटोज न्यूड्स वायरल करने की धमकी आई है मुझे। ऐसे कितनी लड़कियों के साथ वो कर रहा है एंड वो खुद बोल रहा है कि वो 3 साल से करता आ रहा है एंड उसको आज तक कुछ नहीं हुआ। शायद उसके खिलाफ किसी ने कुछ बोला नहीं, दैट्स व्हाई उसकी हिम्मत बढ़ी। पीड़ित मॉडल ने मुंबई की साइबर पुलिस के पास भी शिकायत दर्ज कराई है, पर अब ना तो ये दुष्प्रचार रुका है और ना ही इस बिटिया को न्याय मिल सका है। पीड़िता ने मुंबई के साइबर सेल में कंप्लेन किया है, जहां पे कंप्लेन रजिस्टर हो गया है, रिसीविंग हो गई है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीधा सीधा पीड़िता गुहार लगा रही है कि किसी तरह उसके परिवार को सिक्योर किया जाए और ये जो 40 अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से उन्हें फिलहाल ट्रोल किया जा रहा है, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, सोशल मीडिया पर उनकी अश्लील तस्वीरें वायरल की जा रही है, उस पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। तो सना को कट्टरपंथियों की धमकी के मायने को जरा समझिए कि रांची की रहने वाली सना परवीन एक मॉडल हैं और सना ने बर्थडे पर अपने हिंदू दोस्त को विश किया। विश करने पर सना को भद्दी भद्दी गालियां और रेप की धमकियां मिलने लगी। चूंकि मुंबई में मॉडलिंग करती हैं और रांची की बिटिया, इसलिए मुंबई की साइबर पुलिस से उन्होंने शिकायत की। सवाल यह है कि बर्थडे विश करने पर धमकियां क्यों दी जा रही हैं? दोस्ती को धर्म के दायरे में बांधा जा सकता है। सना को काफिर बुलाने का हक किसने दिया? इस्लाम धर्म का यह ठेकेदार आखिर कौन है और धमकी देने वाले पर कार्रवाई कब होगी? कुछ ये सवाल है और आइए देखते हैं अब इस